बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोहतरम यूट्यूब फैमिली जानती है कि आज बड़ी तारीख साज तारीख है, बड़ी मशहूर तारीख है 28 मई, और आप जानते हैं कि इस दिन हम दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग इंशाल्लाह ये जो यौम तकबीर है इस पे हम वीलॉग में बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ खबरें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली खबर हमारी यही है कि इस पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया यौम तकबीर पर क्रेडिट के चक्कर में, यानी आज के अखबारात उठा कर देखें ना तो उसमें करोड़ों के इश्तिहारात दिए गए हैं, लेकिन उसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है ये आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं इस एटम बम के वो उसमें मिसिंग हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ जो है वो कहते हैं कि GHQ में मीटिंग हो रही थी और मैंने काउंट डाउन शुरू किया। इजलास की सदारत उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत कर रहे थे और मैंने 10 से गिनना शुरू किया। 10, 9, 8 और फिर 1 के बाद 0 और उसके बाद चागी भड़क उठा और सब ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो है वो नारा लगाया। लेकिन मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जो है ना वो क्रेडिट, हालांकि ये जो क्रेडिट्स होते हैं ना ये मुल्कों के क्रेडिट होते हैं। मुल्क शख्सियात के मोहताज नहीं होते, मुल्क किसी भी शख्सियत से वो बड़ा होता है। अब देखें ना 1947 में कैद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई, तो वो तो 1938 में जो है 1948 में फौत हो गए, पाकिस्तान कायम रहा। अब डॉक्टर इकबाल पे चले जाए, यानी डॉक्टर इकबाल जैसा शायर जो है ना वो शायद ही दुनिया ने पैदा किया हो। यानी हम तो डॉक्टर इकबाल को समझते नहीं है ना, जो नौजवान नस्ल समझती नहीं है, दुनिया समझती है, तुर्की समझता है, ईरान समझता है और बहुत सारे ममालिक समझते हैं कि डॉक्टर इकबाल क्या कुछ कर गए, लेकिन वो 1938 में इंतकाल कर गए, पाकिस्तान फिर भी बना। तो ये जो है तूफ़ान बदतमीज़ी, वो क्रेडिट के चक्कर में फ़लाँ ने बटन दबाया और फ़लाँ ने जो है ना ये किया। बहरहाल इस पर मज़ीद आगे चल के बात करेंगे। अब जो पहली खबर, खुशी की खबर आपसे शेयर करनी है कि ऐलान हो गया है कि जो ईद उल अज़हा है, जिसे आप बकरीद भी कहते हैं, कुर्बानी भी कहते हैं, वो 7 जून को होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की कुर्बानियों को और आप लोगों के जानवरों के बहते खून को जो है वो कबूल करे, क्योंकि उस तक न गोश्त पहुंचता है, उस तक न खालें पहुंचती हैं, उस तक वो जज्बा या वो तकवा या वो परहेजगारी पहुंचती है जिसके तहत आप पैसे जमा करते हैं और उसकी राह में खर्च करते हैं। तो बहरहाल जो ईद है वो 7 जून को होगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पार्लिमान ने एक बिल पास किया था कि जी 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो सकती। जिस तरह हमारे मौसमी हालात हैं और मौसमियाती तब्दीलियां हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 18 साल की जो है ना वो लड़की वो बालिग हो, और जो है ना वो उससे पहले लड़की बालिग हो सकती है। जब लड़की बालिग हो तो उसकी शादी भी हो सकती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो है इस बिल को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमारे मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे कभी किस्म की रसूमात हैं, ख़ासकर सुलह हो गई, वनी हो गई, उसमें छोटी छोटी लड़कियाँ दे दी जाती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इसको मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल आप देखते हैं इसमें इसका क्या नतीजा निकलता है। उसके अलावा जो है वो पेशगोई की जा रही है कि महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि जो बजट है वो IMF तैयार कर रहा है और मैंने आपको बताए थे 700 अरब रुपए के नए टैक्स। तो मैं उस खबर पे माजरत करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो नई खबर आई है वो ये कि 1400 अरब के नए टैक्स अवाम पे लगाए जा रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा करें कि 1311 अरब की सिर्फ लेवी लगाई जा रही है पेट्रोलियम पे। 1311 अरब की, ये आपने पेट्रोल में देने हैं और आपने देने ही देने हैं।
यानी अब आप देखें ना कि चिंची वाले की जो आमदनी है वो टैक्सेबल है, या रिक्शे वाले की, या गधा गाड़ी वाले की। उन्होंने पेट्रोल किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल करना है, तो वो देंगे हुकूमत को, और हुकूमत लेगी। इसको बदमाशी कहते हैं, इसको गुंडा टैक्स कहते हैं, इसको जुल्म कहते हैं, इसको नाइंसाफ़ी कहते हैं। वरना या तो स्लेब बना दिए जाएं। स्लेब से मुराद ये है कि चिंची वाले को पेट्रोल और रेट पे दिया जाए, रिक्शे वाले को और रेट पे दिया जाए, और ख़ासकर मोटरसाइकिल वाले को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना माल बेचते हैं, ये डिलीवरी बॉय हो गए, उनको और रेट पे दिया जाए। लेकिन एक ही स्लेब है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल भी इसी लेवी पे पेट्रोल डलवाएगा, और डीसी जो ज़िले का है वो भी इसी पे पेट्रोल डलवाएगा, और जो चिंची वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, वो भी इसी रेट पे वो पेट्रोल डलवाएगा, और 1311 अरब आपने देने हैं। आप तैयार रहें, जिससे तूफान का, महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। ये शहबाज राना, पाकिस्तान में अगर कोई मोस्ट क्रेडिबल मुआशी माहिर हैं तो वो शहबाज राना साहब हैं। सारे बड़े यूट्यूबर्स इनकी खबरों को कवर करते हैं, तो उन्होंने कहा है जी कि महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन आप बिल्कुल मुतमिन रहें, इस कौम में जो मुजामत है उसका डीएनए नहीं है, रेजिस्टेंस का इसमें मादा नहीं है, तो हम चुप करके देते रहेंगे जी। उसके बाद जो अगली खबर है, ये ऐलान किया है हुकूमत ने कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इसमें जो मौसम गर्मा की छुट्टियाँ होती हैं, उसमें यकमुश्त फीस हासिल करने पर या लेने पर पाबंदी लगा दी है। बड़ा अच्छा फैसला है। 2 माह की होती हैं, 3 माह की होती हैं। और ये मैं हुकूमत को बता दूं कि जो बेकन हाउस हैं, जो फ्रॉबल्स हैं, या जो इस किस्म की चेन्स हैं, तो वो थूकेंगे भी नहीं आपके हुक्म पे। आपका हुक्म, जो गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, जो छोटे स्कूल खुले हुए हैं, तो वो जो है ना, वो आपके हुक्म पे अमल करेंगे। लेकिन आपको माने कि आप इन बड़े स्कूलों पे अमल करवा दें, लेकिन वो जिन लोगों की बेगमात के हैं, तो वहाँ पे जो है, मैं एक पर्सनली वाक़े का गवाह हूँ कि वहाँ से एक सरकारी एहलकार को किस तरह स्कूल से निकाला गया। अच्छा खासा अफसर था, लेकिन मैं वो बयान नहीं करता। बहरहाल ये उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ठीक किया जी, बिल्कुल। उसके बाद ये टऊटे आला हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, सुबह दरूद पाक ट्वीट करते हैं, उसके बाद सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन मुनाफकत करते हैं। इन्होंने पैसे पत्नी लेके कहाँ जाने हैं। ये हैं अंसार अब्बासी साहब। ये कहते हैं कि इमरान खान की जो आईनी और कानूनी पोजीशन है वो गैर यकीनी का शिकार है। अंसार अब्बासी साहब, आप जैसे लोगों की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल जो है ना, वो गैर यकीनी नहीं होती, क्योंकि आपने चाटने होते हैं, आपने चमकाने होते हैं, और आप अपने आप को साफ़ी कहते हैं। तो खैर है, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो फ्यूचर है वो गैर यकीनी हो जाता है। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या शायद हुसैन इब्न अली ने जो है ना वो फरमाया था, मेरे अब ज़हन में नहीं आ रहा, कि बड़ा अजीब है वो शख्स जिसका कोई दुश्मन नहीं है। यानी दुश्मन का ना होने का क्या मतलब है कि आपने कभी भी हक बात नहीं की। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है और आपका कोई मुखालिफ नहीं है, मुझे यानी कितने नफलों का सवाब मिलता है कि मुझे रोज़ाना गालियाँ पड़ती हैं। मैं रोज़ाना वीलॉग करता हूँ, रोज़ाना गालियाँ खाता हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ को मैं ठीक समझता हूँ वो मैं करता हूँ। फिर आपको पता है नून लीग वालों का जो दलील है वो गाली है। बेनज़ीर के खिलाफ दलील ये थी कि वो औरत है और उसकी तस्वीरें जहाज से नंगी गिराई गई, नुसरत भुट्टो की भी गिराई गई। तो इनके पास यही दलील है, मैं रोज़ाना गालियाँ खाता हूँ। तो फिर यानी आपने हक पे खड़ा होना है जिसको आप हक समझते हैं। तो इस जब आपका दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो 2 in 1 है, यानी आप न उधर के न उधर के, तो फिर ठीक है, मौजिंग करें। बहरहाल इमरान खान की जो पोजीशन है वो गैर यकीनी है, ये टऊटे आला फरमा रहे हैं। उसके बाद अगली खबर मतियुल्लाह जान साहब ने दी है। बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। गिरफ्तार भी हो चुके हैं, अगवा भी हो चुके हैं, डांगे भी खा चुके हैं,
आइस का जो नशा है उसका पर्चा भी भुगत चुके हैं। जब डी चौक में लाशों को तलाश कर रहे थे, उनका कहना है कि बाज़ फैसले दीवारों पर लिखे होते हैं, लेकिन जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनका जो केस लगा हुआ है उसका फ़ैसला वो जजों की जो है ना पेशानियों पे लिखा हुआ है, माथों पे लिखा हुआ है। जब आपकी ये क्रेडिबिलिटी हो, आप अपनी तनख्वाह पे गौर करें, आप अपने अलाउंसेस पे गौर करें कि आया वो खंजीर के कोफ्ते हैं, खंजीर का कोरमा है, खंजीर के कबाब हैं, कि ये लोगों को पता है। और एक और सहाफ़ी ने तबसरा किया है कि अमीनुद्दीन खान हज पर जाने से पहले फैसला देना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे उनको हिदायत मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे गए, कुदरतुल्लाह शहाब जैसे और मुमताज़ मुफ्ती जैसे, जिनको वहाँ पे हिदायत मिल गई और वो दरवेश बन गए। तो इसको अमीनुद्दीन खान को ये ख़तरा है कि वहाँ पे हिदायत मिल गई तो नून लीग से बयाना पकड़ा है, पीपल्स पार्टी से बयाना पकड़ा है, उनको सीटें देनी है, और जर्नैलों के फ़ोन सुने, जर्नैलों के व्हाट्सएप देखें, और जर्नैलों ने मुख्तलिफ तस्वीरें बना के व्हाट्सएप पे भेजी हैं कि अगर फैसला न दिया तो। बहरहाल ये मतियुल्लाह जान साहब ने फरमाया है। उसके बाद वज़ीरिस्तान में चौथा ड्रोन हमला हो गया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक कलंदर था और यहाँ पे एक दरवेश था। कलंदर मीन दरवेश फ़कीर। इमरान खान इतने नेक आदमी नहीं है, तो उनके दौर में अमेरिका को जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान पे कोई ड्रोन अटैक करे, लेकिन अब ये पता ही नहीं है कौन करता है, बंदे मार के। अब वज़ीरिस्तान में जो नौजवान लड़के थे वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, उस वॉलीबॉल की मैच कहें या गेम कहें, वहाँ पे ड्रोन हुआ है, और उसमें अभी तक की खबरों के मुताबिक 4 अफराद जो है ना वो हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, और काफ़ी सारे जो है ना वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अभी पहले वज़ीरिस्तान में जो अटैक हुआ उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था, अब दूसरे वज़ीरिस्तान पे ड्रोन अटैक हो गए। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को डिसक्रेडिट करने के लिए, इमरान खान से नफरत पैदा करने के लिए ये मेरा ख्याल है कोई नया जो है ना वो ज़रिया निकाला है कि ड्रोन करवाएं, और इमरान बड़ा क्रेडिट लेता था तो अब ड्रोन करवा दें। बहरहाल जहाँ कुछ भी हो सकता है। ये खबर मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, और ख़बर ये है कि समड़ियाल, ये सियालकोट का इलाका है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, और कोई भी पार्टी वो जो है ना वो मैदान पे नज़र नहीं आ रही। मैदान पे सिर्फ पीटीआई नज़र आ रही है और उसको उम्मीदवार नज़र आ रहा है। फिर रेहाना डार साहिबा और उनके बेटे हो गए, अमजद न्यारी वहाँ पहुँचे हैं, इसके अलावा जो है ना आबाद वहाँ पहुँचे हैं, बड़ा इस्तकबाल हर तरफ। तो इन्होंने अब तस्वीरें लगा रखी हैं फील्ड मार्शल साहब की। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और सियासी फ्लैक्सेस पे, इलेक्शन के फ्लैक्सेस पे वो फील्ड मार्शल साहब की जो है जनरल आसिम मुनीर साहब हिलाल इम्तियाज मिलिट्री की जो है वो तस्वीरें लगी हुई हैं। फौज को कोई इतराज़ नहीं है, कोई पी का एक्ट नहीं है, और कोई जो है ना उनसे पूछने वाला नहीं है कि ये आप एक सरकारी मुलाजिम का आपने किस तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पीटीआई वाले कर देते तो फिर आपको पता है कि मुल्क में ज़लज़ला आ जाना था, सारे कवानीन और जज पेंटें उतार देते, जज कोट उतार देते, जज चड्डियाँ उतार देते, टाइयाँ अपने गलों में लपेट लेते, पंखों के साथ लटक जाते कि ये तो गैर कानूनी है। बहरहाल अपने वीलॉग पे बात करें और आमिरुल कद्दाफी का जिक्र न करें। आपने सुन रखा होगा एक भोला भाला सा शख्स, एक आम सा शख्स जो लीबिया से सऊदीया के लिए हज के लिए जा रहा था, बड़ी प्यारी और भोली जो है ना उसकी तस्वीर है, तो उसके नाम की वजह से एरर आ रहा था कज़ाफ़ी। फिर कज़ाफ़ी अभी तक पीछा कर रहा है यानी हरामखोरों का, तो उसको जो है ना वो कर दिया गया जी, उसको नहीं बिठाया गया जहाज़ पे। जहाज़ एक दफ़ा उड़ा, फ़नी ख़राबी पैदा हुई और वापस आ गया, क्योंकि आमिरुल कद्दाफी ने कहा था कि मैं हज करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, मैं हज पे ही जाऊँगा। जहाज़ एक दफ़ा गया, फ़नी ख़राबी पैदा हुई, वापस आया, उसके बाद उसकी ख़राबी दूर की गई। दूसरी दफ़ा जहाज़ ने उड़ान भरी, फिर ख़राबी पैदा हुई, फिर वापस आया, और फिर पायलट ने कसम उठाई कि आई स्वेयर आई विल नॉट गो विदाउट आमिरुल कद्दाफी, कि मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगा, जो मर्जी है कर लें। तो जो मुसाफिर थे, ज़ायरीन थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और आमिरुल कद्दाफी सीधा मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। इधर से अमीनुद्दीन खान जा रहा है
उधर लिबिया से आमिर उल कद्दाफी जो है वो मदीना पहुंच चुका है। ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। ऊपर वाले ने दिखा दिया कि हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तुम्हारे कंप्यूटर में एरर हो, तुम्हारे कंप्यूटर नाम में एरर दें, लेकिन हम जो बैठे हैं। बहरहाल ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वाक़या पेश आया है। इसके अलावा जो जर्नैल हैं ये इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। मैं हैरान हूँ, इस पर कोई पी का एक्ट नहीं है, उसको मुंह बंद करने वाला कोई नहीं है। ये पहले नजम सेठी का लौंडा था। लौंडा कोई गलत लफ्ज नहीं है कि आप कहें, ये मुंडा था, नजम सेठी का मुंडा था, ये मुन्ना, ये कभी अपने आप को वकील कहता है और ये एंकर भी है। लोग इसको देखते भी हैं, लोग इसको सुनते भी हैं। वो फरमा रहे हैं कि जो जर्नैल है ना वो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आया नफरत का जज्बा वो तादम या तादेर होता है, या मोहब्बत का जज्बा जो है ना वो देर तक होता है? इसका जवाब दे दें। और दूसरा, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी ने कहा था कि इन जैसों के जो है ना मुंह बंद किए जाएं। इसका मतलब है जर्नैल हर उस बंदे से नफरत करते हैं जो इमरान खान का सपोर्टर है या जो इमरान खान का वोटर है, यानी वो हर उस बंदे से नफरत करते हैं। क्योंकि जो अयूब खान थे ना वो मिस फातिमा जनाज से बहुत नफरत करते थे। ठीक है जी। उसके बाद आ गए याह्या खान। याह्या खान मुजीबुर रहमान से बहुत नफरत करते थे। उसके बाद आ गए जनरल जो है ना वो ज़िया। जनरल ज़िया भुट्टो साहब से बहुत नफरत करते थे। ठीक है जी। उसके बाद आ गए जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ चूंकि उस वक्त इनकलाबी थे, वोट को इज्जत दो के चक्कर में थे, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और आज का जो रजीम है बकौल जो है ना मुन्ना लाहौरी कि जो है ना ये जर्नैल वो इमरान खान से जो है वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। मैंने कल भी सवाल किया था कि जर्नैलों की नफरत क्या मानी रखती है, जर्नैलों के पास क्या इस्तेकाक है? इसका जो हल है ना वो ये है कि जो पिंडी वाला हल्का है ना, जिस हल्के में GHQ है, इमरान खान जेल में रहें और यहाँ पे इलेक्शन हो जाए। यानी जब वो खुद जो मुलविस हैं कि जी हम नफरत करते हैं, तो एक तरफ जनरल जो है ना फील्ड मार्शल साहब और जितने भी कोर कमांडर हैं वो एक तरफ सारे उम्मीदवार हों और दूसरी तरफ इमरान खान उम्मीदवार हो। हल्का वो हो जिसमें कैंट हो, जिसमें DHA हो, जिसमें GHQ हो, वो हल्का हो और मुकाबला कर लें, साफ शफाफ इलेक्शन कर लें। अगर आप लोग जीत गए सारे कोर कमांडर और फील्ड मार्शल साहब, तो फिर आप नफरत करें। और अगर आप लोग न जीते, जो आप कभी भी नहीं जीतेंगे क्योंकि आप सरकारी तनख्वाह लेते हैं, तो फिर आपकी नफरत क्या मानी रखती है? मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पिंडी में जो GHQ का हल्का था ना, GHQ का पोलिंग स्टेशन था, वहाँ सबसे ज़्यादा इमरान खान को वोट पड़े। बहरहाल ये बायस तशवीश है, बायस फिक्र है। और ऐसे लोगों के मुंह पे छिक्कू चढ़ाना या ऐसे मुंह के लोगों पे पैम्पर चढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं ना कौम एक हो जाए, तो ऐसे लोग वो नफ़रतों को वो बढ़ा रहे हैं और ये नफ़रत वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है, ये कहना था डॉक्टर A.Q. खान का। डॉक्टर A.Q. खान का ये अपना शेर है कि सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। ये सिस्टम के मुंह पे तमाचा था और ख़ासकर ये पाकिस्तानी कौम के मुंह पे भी तमाचा था। ये कूफी हैं, ये ख़त लिख कर बुलवाते हैं फिर अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि उस शख्स को TV पे बिठाया गया। एक आमिर ने उससे नाक से लकीरें खिंचवाई, नाकर्दा गुनाहों का उससे एतराफ़ करवाया। और पेंशन कितनी हुई जी रिटायरमेंट के बाद? 4,000, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये ज़रा गौर करना है, 4,467 रुपए जो है वो पेंशन मुकर्रर हुई। आजकल की स्कूल PN से पूछ लें कि जब वो रिटायर होता है तो उसकी पेंशन कितनी होती है। A.Q. खान की 4,467 रुपए पेंशन मुकर्रर हुई। और आज जो अखबारात में इश्तिहारात छपे हैं करोड़ करोड़ रुपए के, उसमें पंजाब की मुख्यमंत्री है, इसका एटम बम से क्या ताल्लुक? वहाँ नवाज शरीफ मौजूद है जिसके बारे में गौहर अयूब खान ने कहा कि जब इंडिया ने धमाके किए तो गौहर अयूब खान वज़ीर ख़ारजा थे, मैं पहुंचा और मैंने कहा कि जी धमाके करने ही करने हैं। तो मुझे शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के साथ बात कर रहे हैं
اور بل کلنٹن نے اگر کوئی بڑا پیکیج دے دیا، اگر کوئی اچھا پیکیج دے دیا تو ظاہر ہے اس میں سے ہمارا بھی ایون فیلڈ نکلے گا، ہماری بھی کوئی مے فیئر نکلے گی، تو ہم دھماکے نہیں کریں گے۔ اور مجید نظامی صاحب نے کہا تھا، جو نوائے باغ کے مالک تھے، کہ میاں صاحب اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ اے کیو خان سے بھٹو نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا کہ تم ایٹم بم بنا لو گے؟ تو اے کیو خان نے جو ہے نا وہ کہا تھا جی میں جو ہے وہ ایٹم بم بنا لوں گا۔ اور جو ہے نا بھٹو کا جواب تھا، ٹیبل پہ انہوں نے مکہ مارا اور انہوں نے کہا کہ اب میں ہندو باسٹرڈز کو دیکھ لوں گا۔ یہ بھٹو کا جواب تھا۔ ایٹم بم کے جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں نا وہ عوام ہیں پہلے نمبر پہ، کیونکہ بھٹو صاحب نے کہا تھا قوم گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم بنائے گی، اور قوم نے ایٹم بم بنایا، قوم نے پیٹ کاٹا، قوم نے بجٹ دیا، قوم نے پیسے دیے، حالانکہ انہوں نے کھلی ولی بھی کیے ہوں گے پیسے، اس میں سے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، سائنسدانوں کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ پاک اے کیو خان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ پاک جتنے بھی سائنسدان تھے، جتنے بھی ٹیکنیشین تھے، جتنے بھی وہاں سویپر تھے، حتیٰ کہ ان سب کو خوش رکھے، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا۔ لیکن اے کیو خان کے ساتھ ہم نے وہی کیا جو ہم نے ہر ہیرو کے ساتھ کیا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ خود انہوں نے کہا کہ ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ فاطمہ جناح فرماتی ہیں کہ جب ملیر میں ایمبولنس خراب ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے ناک میں اور میرے بھائی کے منہ میں مکھیاں جا رہی تھیں، لیکن میرے بھائی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان مکھیوں کو اڑا سکیں۔ بہرحال 4,467 روپے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پینشن ملی تھی اے کیو خان کو ریٹائر ہونے پہ۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب میں یہاں میز پہ کان پکڑ لوں، میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ یہ کتاب آئی ہے فرحت اللہ بابر صاحب کی۔ فرحت اللہ بابر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں اور زرداری کے ترجمان رہے ہیں، کافی اہم عہدوں پہ رہے ہیں۔ ان کی جو ہے وہ کتاب آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ججوں کی جو بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ اب مشرف کو ہٹایا جائے، اور اس وقت جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل پرویز کیانی، اشفاق پرویز کیانی۔ تو ہم نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو کہا کہ ہم نے مشرف کو ہٹانا ہے، تو اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہٹا دیں، اب میں چیف بن گیا ہوں، میرا داؤ لگا کھلا ہے، ہٹا دو، میرے کو ایکسٹینشن دے دو۔ بہرحال جی، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ جی زرداری کو ہٹا دیں، ساتھ ہی چٹھ بھیج دی۔ یہ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں، ساتھ ہی چٹھ بھیج تھی، اور وہ چٹھ پہ لکھا ہوا تھا آفتاب شعبان میرانی۔ یہ شکارپور کے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کے پتہ نہیں ابھی ہیں کہ نہیں ہیں، بہرحال بہت پرانے پیپلز پارٹی کے یہ لیڈر ہیں۔ یہ بے نظیر کے دور میں وزیر بھی رہے، بعد میں بھی وزیر رہے، آفتاب شعبان میرانی۔ شریف آدمی لگتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں کچھ سنا نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی کیانی صاحب نے لطف فرائی کر دیا کہ مشرف کو ہٹائیں، اس کو صدر بنا دیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ آرمی چیف کہہ رہا ہے اس کو صدر بنائیں۔ تو وہ بہرحال فرحت اللہ بابر کہتے ہیں ادھر سے لاہور سے جو ہے نا فرمائش آ گئی کہ نواز شریف کو صدر بنائیں، کہ نواز شریف صدر بنے گا۔ یہ ہم ڈنڈے کھا رہے تھے شارع دستور پہ، میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی ہے، ہم آنسو گیس کھا رہے تھے اس کانے دجال کے لیے، وکلا کے چکر میں آ کے پیچھے یہ چل رہا تھا زرداری کو صدر بنائیں۔ یہ ساری کہانی ہے پاکستان کی۔ یہاں اگر سب سے زیادہ جو یعنی جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا نا وہ عوام ہوتی ہے، اور یہ اپنے عہدوں کا، مثلا پاکستان کا آرمی چیف ہے، وہ پاکستان کا آرمی چیف نہیں ہے، وہ اپنے سکور سیٹل کر رہا ہے، اپنے کام کرنا پیا ہے۔ پاکستان کا صدر ہے، وہ اپنے کام کرنا پیا ہے۔ پاکستان کھڈے میں وزیر اعظم ہے، وہ اپنے کام کرنا پیا ہے، کاروبار لائی کھلا ہے۔ یہ پرویز کیانی نے ساتھ چٹھ بھی دے دی کہ آفتاب شعبان میرانی کو صدر بنا دیں۔ ادھر نواز شریف نے رولا ڈال دیا کہ جی مجھے صدر بنائیں، میں لانگ مارچ لے کر آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے زرداری ان سب کا باپ ہے۔ اس معاملے میں 2 نمبری میں زرداری صدر بن گیا۔ بہرحال پرویز کیانی نے چٹھ بھیج دی تھی کہ اس کو صدر بنائیں۔ پاکستان میں
جو ہے نا توڑ پھوڑ یہ قابل تعزیر ہے، یہ قابل سزا ہے، یہ جرم ہے، لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ پاکستان توڑتے ہیں، میرے منہ میں خاک 71 میں، یا آپ آئین توڑتے ہیں تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ روز پاکستان میں آئین توڑا جا رہا ہے، روز آئین توڑا جا رہا ہے، روز۔ 8 فروری کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کے پی کے اور پنجاب کی جو اسمبلیاں توڑی عمران خان نے، امرتا بندیال کا فیصلہ موجود ہے، 90 دن میں الیکشن آئین میں لکھا ہوا ہے، نہیں کرائے۔ 1 سال تک نگران حکومتیں چلتی رہیں، آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس بات کا آپ کو پتہ ہے کہ جب سے الیکشن ہوئے کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، کے پی کے وداؤٹ سینیٹرز ہے، سینٹ میں 4 صوبوں کی برابر نمائندگی ہے، پنجابی موجود ہیں، بلوچی موجود ہیں، سندھی موجود ہیں، کے پی کے سینٹرز نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہاں سے پی ٹی آئی جیتے گی، 7 سینٹر بننے ہیں، 8 بننے ہیں، 9 بننے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ ہوں گے، نہیں ہوئے۔ اس بات کا آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت سینٹ میں کے پی کے کی نمائندگی نہیں ہے، اور جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی اس میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، جرنیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کن کے خلاف کارروائی کرنی ہے، یہ ملوث تھے۔ اس دور میں میجر جنرل غلام عمر کو کروڑوں روپے دیا گیا الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، وہ کدھر گیا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اسد عمر اور زبیر عمر کے باپ کو، اور ان کا نام بھی ہے کہ اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ ہوئی کارروائی؟ نہیں، پرچموں میں لپیٹ کے دفن کیا گیا۔ بہرحال آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ 9 مئی کو دیکھے نا کیا ہوا، توڑ پھوڑ، وہ جی ایچ کیو کے گیٹ کو جا کے لاتیں ماری اور کور کمانڈر ہاؤس میں جان بوجھ کے گھسایا گیا۔ آئین آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی فیلڈ مارشل بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ مکھیہ منتری کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے حملے کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو 9 مئی ہے وہ اصل ایشو ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، آپ بور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔